प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार। पिछली कक्षा में हमने जनसंचार और अभिव्यक्ति पाठ से पहला पाठ पढ़ा था जनसंचार माध्यम, जिसमें हमने पढ़ा था संचार क्या है, जनसंचार क्या है, जनसंचार के तत्व कौन से होते हैं। इन विषयों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज इसी पाठ का अगला भाग हम पढ़ेंगे, जो कि है जनसंचार माध्यमों का विकास। जनसंचार हमने पढ़ा था जब हम अपने भावों को, विचारों को एक से ज्यादा व्यक्तियों तक किसी तकनीक के माध्यम से पहुंचाते हैं, उसे हम जनसंचार कहते हैं। भारत में आज जनसंचार के जितने भी आधुनिक माध्यम मौजूद हैं, उसकी प्रेरणा हमें पश्चिमी जनसंचार माध्यमों से मिली है। लेकिन हमारे देश में भी जनसंचार माध्यमों का इतिहास कम पुराना नहीं है। इसके कुछ प्रमाण हमें प्राचीन काल में मिलते हैं। नारद मुनि महाभारत के समय में संजय द्वारा कथा का जो कथा कहना धृतराष्ट्र और गांधारी को, वो भी इसी जनसंचार का एक उदाहरण है। इसके साथ साथ राजाओं के द्वारा शिलालेख, गुफा चित्र आदि इसी संचार व्यवस्था का सुदृढ़ विचार है। प्यारे बच्चों, लेकिन जनसंचार के जितने भी आधुनिक माध्यम आज हमारे पास हैं, वो सभी हमें अंग्रेजों की देन है। वो चाहे समाचार पत्र हो, रेडियो हो, टेलीविजन हो या फिर इंटरनेट, ये सभी माध्यम पश्चिम से आए हैं। परंतु इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि आज के जितने भी जनसंचार माध्यम हैं, उन सबका स्वरूप चाहे पश्चिमी हो, लेकिन उनकी विषय वस्तु और रंग रूप से वो भारतीय हैं। हम बात कर रहे थे जनसंचार माध्यमों का विकास। जनसंचार के रूपों की अगर मैं बात करती हूँ, तो ये दो भागों में बटा है, एक प्रिंट मीडिया और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। प्रिंट मीडिया में समाचार पत्र और पत्रिकाएं आती हैं। दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हम रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा और इंटरनेट की बात करते हैं। तो आइए हम क्रम से जो है वो इसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले है हमारे प्रिंट मीडिया के अंतर्गत समाचार पत्र और पत्रिकाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जनसंचार की सबसे मजबूत कड़ी प्रिंट मीडिया है। आज भले ही प्रिंट, रेडियो, टेलीविजन या इंटरनेट किसी भी माध्यम से हमें खबरें मिलती हैं और उन खबरों को हम पत्रकारिता कहने लगे हैं, लेकिन आरंभ में केवल प्रिंट मीडिया से मिली खबरों के आदान प्रदान को ही पत्रकारिता कहा जाता था। आप देखिए, अगला हमारा स्टेप जो है, ये पत्रकारिता जो हमारी है, ये 3 पहलुओं के अनुसार काम करती है। इसमें सबसे पहला जो हमारा स्टेप है, वो है समाचारों का संकलन करना, समाचारों को इकट्ठा करना। जब भी कोई समाचार जो है वो किसी अखबार में जो है वो प्रकाशित होता है, उससे पहले ग्राउंड स्तर पर जो है वो बहुत सारे रिपोर्टर्स के द्वारा जो है वो समाचारों को इकट्ठा किया जाता है। दूसरा जो स्टेप इसके अंतर्गत आता है, वो है संपादित कर छपने लायक बनाना। मतलब जितने भी पत्रकार जो है उस समाचार को इकट्ठा करके लेके आए हैं, उस सामग्री को एक जगह पर रखा जाता है, उसको शुद्ध करके, संपादित करके कौन सा छपना चाहिए, कौन सा नहीं छपना चाहिए, इस प्रक्रिया में अनेक सारे बुद्धिजीवी लोग काम करते हैं, जिसमें मुख्य भूमिका जो है वो किसी भी अखबार का जो संपादक है उसकी रहती है, उसका निर्णय अंतिम होता है। तो समाचारों को इकट्ठा करके उसका संपादन करने की प्रक्रिया दूसरी है। और तीसरा, जब समाचार भी हमारे पास आ गए, उन समाचारों की छंटनी भी जब हो गई कि कौन छपेगा, कहाँ छपेगा, पहले पेज पे कौन सा होगा, बिल्कुल फ्रंट पे कौन सा होगा, राइट साइड में कौन सा होगा, लेफ्ट में कौन सा होगा, जब ये प्रक्रिया जो है वो संपन्न हो गई, तो अखबार के जो छपने की प्रक्रिया है उसको जनता तक पहुंचाना, ये हमारे समाचार पत्र का तीसरा स्टेप होता है। अब अगर हम बात करें समाचार पत्र, तो समाचार पत्रों का इतिहास पूरे विश्व में 400 साल पुराना है, लेकिन भारत में 1780 में जेम्स हिकी ने पहला समाचार पत्र जो है वो प्रकाशित किया था। कलकत्ता से ये निकला था और बंगाल गजट इसका नाम था। अगर मैं बात करूं हिंदी के समाचार पत्र की, तो 1826 में पंडित जुगल किशोर ने उदंत मार्तंड के नाम से 1826 में पहला हिंदी समाचार पत्र निकाला था। अब
ये पत्र, समाचार पत्रों के साथ साथ अनेक पत्रिकाएं भी जो है वो प्रकाशित होती हैं। अनेक पत्रिकाएं जो है वो प्रकाशित होती रही हैं, जिनमें जो है वो मतवाला है, जिनमें जो है वो नाम आता है विशाल भारत का। तो ये पत्रिकाएं इस तरह की हैं जिन्होंने देश की आजादी के लिए बहुत सारा योगदान जो है वो देश की आजादी में दिया है और लोगों को जागरूक करने का काम करती हैं। समाचार पत्र आज भी एक ऐसा माध्यम है जहां इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इतना ज्यादा, सोशल मीडिया का इतना ज्यादा बोलबाला है, उसमें समाचार पत्र आज भी वो माध्यम है जिस माध्यम को व्यक्ति सबसे ज्यादा जो है वो विश्वास करता है, क्योंकि समाचार पत्र में छपने से पहले एक तो उसकी बहुत सारी जांच पड़ताल की जाती है, और दूसरा, जब कोई भी चीज हमारे सामने लिखित रूप में होती है तो उसके पीछे कई सारे तथ्य जो है वो काम करते हैं। तो जनता के बीच में आज भी समाचार पत्र काफी विश्वसनीय माध्यम माना जाता है। जनसंचार माध्यमों का दूसरा स्वरूप जो है वो रेडियो है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत आता है। पत्र पत्रिकाओं के बाद रेडियो ने दुनिया को सबसे ज्यादा प्रभावित किया, और रेडियो यह एक श्रव्य माध्यम होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि रेडियो में बहुत सारी ध्वनियां होती हैं, और उन ध्वनि संकेतों के माध्यम से बात जो है वो जनता तक पहुंचती है, लोगों तक पहुंचती है, जो भी समाचार होते हैं। तो आजादी के बाद अगर मैं बात करूं तो रेडियो एक ताकतवर माध्यम के रूप में विकसित हुआ। रेडियो का आविष्कार 1895 में इटली के एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जी मार्कोनी ने वायरलेस के जरिए ध्वनि संकेतों को एक जगह से दूसरी जगह भेजने में कामयाबी हासिल की, और इस तरह से रेडियो का आविष्कार हुआ। भारत में पहला जो रेडियो है वो 1921 में मुंबई में टाइम्स ऑफ इंडिया ने डाक तार विभाग के सहयोग से पहला संगीत कार्यक्रम प्रसारित कर भारत में रेडियो की शुरुआत की। 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई। और अगर हम ये कहें, जहां रेडियो एक तरफ श्रव्य माध्यम है, दूसरा ये बहुत ही सस्ता माध्यम भी है, हर व्यक्ति की पहुंच में रहने वाला ये माध्यम है। तो रेडियो जो है वो देश के नवनिर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथ ही साथ एक धर्मनिरपेक्ष, लोक हितकारी राष्ट्र के निर्माण में रेडियो की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत ही तीसरी बात जो हमारी आती है वो है टेलीविजन। टेलीविजन यह जनसंचार का सबसे ताकतवर और लोकप्रिय माध्यम बन गया, क्योंकि टेलीविजन जो है वो एक दृश्य श्रव्य माध्यम है जिसमें हमें दिखाई भी देता है, सुनाई भी देता है, और साथ ही साथ समाचार पत्रों के जो शब्द हैं वो भी हम उस पर पढ़ सकते हैं। तो एक ऐसा माध्यम जिसमें तीन चीजें एक साथ इकट्ठी हो जाती हैं, इस कारण ये माध्यम जनता के बीच में बहुत ज्यादा लोकप्रिय रहा। प्रिंट मीडिया के शब्दों के साथ साथ तथा रेडियो की ध्वनियों के साथ जब टेलीविजन के दृश्य मिल जाते हैं तो सूचना की विश्वसनीयता कई गुना बढ़ जाती है। तो ये एक गुण जो है वो किसमें है? टेलीविजन में है। टेलीविजन का 1927 में बेल टेलीफोन लैबोरेटरी ने न्यूयॉर्क और वाशिंगटन के बीच प्रायोगिक टेलीविजन कार्यक्रम का प्रसारण जो है वो किया था 1927 में। भारत में पहली बार टेलीविजन यूनेस्को की एक शैक्षिक योजना के तहत 15 सितंबर 1959 में इसकी शुरुआत की गई थी। और जब ये यूनेस्को ने पहली बार 15 सितंबर 1959 को भारत में टेलीविजन का ये पहला प्रोग्राम किया, तब इसका उद्देश्य था शिक्षा और सामुदायिक विकास को प्रोत्साहित करना। तो 1965 में विधिवत टेलीविजन सेवा का प्रारंभ आकाशवाणी के साथ हुआ। मतलब जैसे आज हम दूरदर्शन देखते हैं, 1965 में जब भारत में इसकी शुरुआत हुई, तब तक ये जो है वो स्वतंत्र सेवा इसकी प्रारंभ नहीं हुई थी। शुरू में ये आकाशवाणी के साथ शुरू हुआ, और लेकिन बाद में 1976 में इसको जो है वो अलग कर दिया गया। आकाशवाणी अलग और दूरदर्शन जो है वो एक अलग माध्यम के रूप में विकसित हुआ। तो अगर हम बात करें तो टेलीविजन जो है इसका मुख्य उद्देश्य कुछ रहे हैं, जैसे पर्यावरण संरक्षण है, लोगों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, संस्कृति का विकास करना है, लोगों का मनोरंजन करना है। इन कुछ उद्देश्यों को लेकर जो है वो टेलीविजन काम करता है। दूरदर्शन ने देश की सूचना, शिक्षा और मनोरंजन की जरूरतों को पूरा करने की दिशा में भी उल्लेखनीय सेवा अपनी दी है।
टेलीविजन के लिए एक परिभाषा जो है वो दी है पीसी जोशी ने। उन्होंने कहा है, हमारे जैसे समाज में जहां पुराने मूल्य टूट रहे हों और नए ना बन रहे हों, वहां दूरदर्शन बड़ी भूमिका निभाते हुए जनतंत्र को मजबूत बना सकता है। तो एक ऐसा माध्यम जो कि लोगों को आपस में जोड़ने का काम करता है, जो लोगों को सूचना की विश्वसनीयता की और ज्यादा अग्रसर करता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अगर हम अगली बात करें तो वो है सिनेमा। जनसंचार का सबसे प्रभावशाली माध्यम सिनेमा है। हालांकि जनसंचार के अन्य माध्यमों की तरह सीधे तौर पर सूचना देने का काम नहीं करता है। जैसे समाचार पत्र देश में जो घटित हुआ उसकी सीधी सूचना पाठक तक पहुंचाता है, लेकिन सिनेमा इस तरह की सूचना, सीधी सूचना दर्शक तक नहीं पहुंचाता, बल्कि परोक्ष रूप से सूचना, ज्ञान और संदेश देता है। इसका आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। भारतीय सिनेमा में पहली मूक फिल्म बनाने का श्रेय दादा साहब फाल्के को जाता है। उन्होंने 1913 में राजा हरिश्चंद्र नाम से फिल्म बनाई थी। भारत में प्रति वर्ष 800 के लगभग फिल्में बनती हैं और दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म निर्माता देश भारत है। तो एक ऐसा माध्यम सिनेमा जो कि लोगों का मनोरंजन करने के साथ अनेक तरह के संदेश देकर लोगों को जागरूक करने का प्रयास करता है। अगला माध्यम है इंटरनेट। हम सभी इस माध्यम से, इस ई माध्यम से हम सभी परिचित हैं, या मैं यूं कहूं कि समाचार, रेडियो, टेलीविजन की अब तक हमने बात की, उन माध्यमों में सबसे तेज माध्यम जो है वो इंटरनेट है। जनसंचार का नया लेकिन तेजी से लोकप्रिय हो रहा माध्यम इंटरनेट है। इंटरनेट, इसकी पहुंच दुनिया के कोने कोने तक है। आज हम कहते हैं कि पूरा विश्व जो है वो एक ग्लोबल विलेज बन गया है। ये ग्लोबल विलेज बनाने का एक श्रेय किसको जाता है? इंटरनेट को। इंटरनेट ने पूरी दुनिया को छोटा कर दिया। हम कहीं बैठे कहीं की भी खबरों को आराम से जो है वो हम तक पहुंच उनकी होती है, हम जान सकते हैं जो भी कुछ हो रहा हो। ये इसी कड़ी में मैंने अगला पॉइंट लिखा इंटरनेट के लिए कि यह अंतरक्रियात्मक साधन है। अंतरक्रियात्मक से अभिप्राय है कि टेलीविजन आप देख रहे हैं, उसमें कोई खबर चल रही है, आप जो रिएक्ट करना चाहते हैं उसी समय वो नहीं पहुंच सकता, लेकिन आप इंटरनेट में मूक दर्शक बन के नहीं बैठते, इसमें आप चैट कर सकते हैं। आप अपनी जो खबर चल रही है उस खबर का उत्तर देने में सक्षम होते हैं, या फिर एक नई विधा है इंटरनेट पे, ब्लॉग। ब्लॉग लिख के आप किसी भी, कोई समस्या है, उस समस्या के खिलाफ कोई बहस शुरू करना चाहते हैं, या किसी कोई अच्छा काम किया उसकी प्रशंसा आप करना चाहते हैं, तो इन माध्यमों के साथ आप जो है वो शुरुआत कर सकते हैं। तो ये हमारे जनसंचार के माध्यम थे, जिसमें हमने दो तरह के माध्यम की बात की, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। अब जहां हम बात कर रहे हैं जनसंचार माध्यमों के प्रभाव की, तो ये एक ऐसा माध्यम है जिस माध्यम ने हमारे जीवन के हर पक्ष को प्रभावित किया है। तो जनसंचार माध्यमों का प्रभाव हमारे जीवन पे पूरी तरह से पड़ा है। हमारे कुछ पॉइंट्स मैंने लिखने का प्रयास किया है। जैसे हमारे रोजमर्रा का जो जीवन है, जीवन शैली हमारी जैसी चल रही है, उस जीवन शैली को जनसंचार माध्यमों ने बहुत ज्यादा प्रभावित किया। राष्ट्रीय जीवन को गतिशील व पारदर्शी बनाने में सहयोग किया है। जितनी भी गतिविधियां हैं वो सब हमारे सामने पारदर्शी हैं। आप किसी, आज के समय में किसी बात को छुपाकर नहीं आप रख सकते। जानकारियों का सरल आदान प्रदान है। कोई भी जानकारी है हम इन माध्यमों से, जनसंचार के इन माध्यमों से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। राजनीति और अर्थनीति पर प्रभाव है, तो हमारी राजनीति और अर्थनीति, इन दोनों को भी प्रभावित जनसंचार माध्यमों ने किया है। अंत में मैं कहूं तो कि कुल मिलाकर जनसंचार हमारे माध्यम जो हैं, इन्होंने लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया है। वहीं हमारे जीवन के हर पक्ष को इन्होंने प्रभावित किया। वहीं इन जनसंचार माध्यमों के कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हैं, उनसे भी इनकार नहीं किया जा सकता। हमें आज जनसंचार माध्यम, आज की स्थिति की अगर मैं बात करूं, हम अपनी पढ़ाई की अगर बात करें, आज ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से हम पढ़ने पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इतना सामग्री जो है वो पाठ्य पुस्तकों से संबंधित, या इतनी पाठ्य सामग्री जो है वो हमें इन माध्यमों पर मिल जाती है, लेकिन
क्या वो सारी सामग्री हमारी जरूरत के अनुसार है? नहीं। तो इन माध्यमों के ऊपर उपलब्ध जितनी भी सामग्री है उसको हमें सोच विचार करके विश्लेषण करने के बाद ही उसका इस्तेमाल हमें करना चाहिए। एक जागरूक पाठक, दर्शक व श्रोता बनकर ही हमें इन माध्यमों का लाभ उठाना चाहिए, तभी ये माध्यम हमारे लिए लाभकारी, हमारे लिए हितकर हो सकते हैं। धन्यवाद।